नमस्कार मित्रों, बात करते हैं मुख गुहा की। पाचन तंत्र का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो है मुख गुहा, यानी सबसे पहला भाग होता है मुख और मुख गुहा। उसमें 3 अंग होते हैं। सबसे पहले दांत, फिर लार ग्रंथियां और फिर जीभ। इन तीनों के अंगों का अलग अलग काम है और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। तो शुरू करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा का पहला भाग है दांत। दांत के बारे में क्या क्या प्रश्न आते हैं तो समझें। दांत जीवन में 2 बार उगते हैं, इसलिए ऐसे दांतों को द्विबारदंती या डाइफोडोंट कहते हैं। दूसरा, दांत सीधे जबड़े की हड्डियों से नहीं जुड़े रहते हैं, जबड़ों के ऊपर मसूड़े होते हैं, मसूड़ों के खड्डे में धसे रहते हैं। ऐसे दांतों को गर्तदंती या थिकोडोंट कहते हैं। दोनों चीजें क्लियर। अब दांत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं उगने के आधार पर। बच्चे के जन्म के 2 साल के अंदर अंदर जो दांत उग जाते हैं उन दांतों को अपन मिल्क टीथ, दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं। और जब ये दांत 6 या 7 साल की उम्र तक, 7 साल के बाद जब बच्चों के वो दांत गिर जाते हैं तो उसके बाद जो दूसरे दांत आते हैं वो जीवन भर चलते हैं। इन दांतों को स्थायी दांत या परमानेंट टीथ कहते हैं। क्लियर। अस्थायी दांत और स्थायी दांतों में मुख्य क्या अंतर है समझें। अस्थायी दांत संख्या में 20 होते हैं, स्थायी दांत संख्या में 32 होते हैं। अस्थायी दांत 3 प्रकार के होते हैं, कृतनक, रदनक और अग्रचवर्णक। इंग्लिश में इसको इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर कहते हैं। उनकी संख्या क्रमशः 8, 4 और 8 होती है। इतनी की इतनी संख्या स्थायी दांतों में भी होती है, लेकिन स्थायी दांत यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर मतलब कृतनक, कैनाइन मतलब रदनक और प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक। इनकी संख्या तो अस्थायी दांतों के समान 8, 4 और 8 की होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 12 दांत हैं वो चवर्णक कहलाते हैं, जो अस्थायी दांतों में नहीं पाए जाते और स्थायी दांतों में पाए जाते हैं। इस प्रकार 20 दांत तो हैं वही के वही रहते हैं और 12 दांत जो है वो नए आ जाते हैं, जिनको अपन चवर्णक कहते हैं। क्लियर। अब समझें, जो चवर्णक है उसमें 12 की जगह मैंने कोष्टक में 8 + 4 लिख रखा है। इसका क्या मतलब है वो समझिए। इसका मतलब ये है कि जब ये 8 और ये जो 20 दांत दोबारा जब दूसरी बार उगते हैं उस समय इन 12 में से 8 दांत उस समय उग जाते हैं। इस प्रकार मुंह में 28 दांत तो होते हैं, लेकिन जो अंतिम जो 4 दाढ़ें हैं, यह 4 दाढ़ें बच्चा जब वयस्क होता है उस समय उगती है। मतलब लगभग 18 साल की उम्र के बाद 18 से 23-24 साल की उम्र तक ये अंतिम 4 दांत 1, 2, 3 और 4 ये चारों जगह उगते हैं। तो ये दांत चबाने के काम में नहीं आते, अवशेषी अंग का भाग है और बच्चे के वयस्क होने के बाद उगते हैं। इसलिए उन दांतों को अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और क्या अंतर है समझें। क्योंकि अस्थायी दांत 3 प्रकार के होते हैं तो उनका दंत सूत्र जो है वो आई 2/2, टी 1/1 और पीएम 2/2 ये होता है। तो 2 ऊपरी आधी दाढ़ और 2 निचली आधी, 4 इधर, 8, एक 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 यहाँ, एक यहाँ और 2 इधर, तो 2 और 2 4 यहाँ होंगे। सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं और जितने कृतनक होते हैं उतने ही प्रीमोलर होते हैं। 8 और 8 बराबर है तो सेम। यही फॉर्मूला स्थायी दांतों का है, लेकिन यहाँ स्थायी दांतों में चवर्णक ज्यादा होते हैं तो 2/2, 1/1 और 2/2 ये तो सेम चलता है। और जो मोलर होते हैं वो 12 होते हैं तो 3/3, 3 ऊपरी आधे जबड़े में, 3 निचले आधे जबड़े में, तो 6 हो गए और 6 इधर, तो टोटल 12। इस प्रकार ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि दंत सूत्र क्या है। एक और अंतर है, वो है दांतों के ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसको इनेमल कहते हैं। यह इनेमल पूरे शरीर का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है जो जीवन भर दांतों का उपयोग करने के बाद भी कभी नष्ट नहीं होता। तो अस्थायी दांतों में यह इनेमल नहीं पाया जाता, इसलिए दांत जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। और स्थायी दांतों में यह इनेमल पाया जाता है, इससे दांत लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, यह इनेमल पीले रंग का होता है, इसलिए वयस्क अवस्था में हमारे जो दांत होते हैं उसमें हल्का सा पीलापन होता है, जबकि बच्चों के जो दांत होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट होते हैं। इसका कारण यही है उसमें इनेमल का आवरण नहीं पाया जाता। क्लियर। अब बात करते हैं
दांत के बाद दूसरा पॉइंट है लार ग्रंथियां। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि मतलब मैक्सिला का मतलब होता है जबड़े, जबड़े के नीचे पाई जाने वाली लार ग्रंथि, अधोजंबिका या सब मैक्सिलरी। दूसरा है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे पाई जाने वाली लार ग्रंथियां। और तीसरा है पैरोटिड, पैरोटिड का मतलब होता है कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, मतलब कान के पहले पाई जाने वाली लार ग्रंथियां। इस प्रकार 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। इन तीनों का काम लार का स्त्राव करना है। लार में क्या क्या चीजें होती है और उसका क्या काम है वे महत्वपूर्ण है, तो समझे। 99% भाग तो लार में पानी का होता है, जो कि एक अच्छा विलायक का काम करता है, भोजन को अच्छे से घोलने का काम करता है। लार में दूसरा महत्वपूर्ण जो एंजाइम होता है वो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। इसके बाद लार में एक महत्वपूर्ण एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, इसका दूसरा नाम है लारीय एमाइलेज एंजाइम। यह एंजाइम भोजन में जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। यानी चावल, आलू, उनमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। जब उसको भोजन को मुख गुहा में लंबे समय तक चबाया जाता है तो चबाने पर यह स्टार्च जो है वो टाइलिन एंजाइम उस स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, और शर्करा मीठी होती है, इसलिए भोजन मुख गुहा में लंबे समय तक चबाने पर मीठा लगने लगता है। कई बार प्रश्न आता है कि आलू या चावल को लंबे समय तक चबाने पर वो मीठे क्यों लग जाते हैं, तो आंसर होना चाहिए कि लार में जो टाइलिन एंजाइम है वो भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, इसलिए वो कुछ समय बाद मीठे लगने लग जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा लार में एक और चीज होती है फ्लेश्मा। फ्लेश्मा यानी म्यूकस क्या करेगा, भोजन को लसलसा और चिपचिपा बनाएगा ताकि उसको आगे निकलने में कोई परेशानी नहीं हो। क्लियर। बात करते हैं जीभ या टंग की। जीभ पीछे वाले भाग से कठोर कोमल तालु से जुड़ा रहता है और आगे वाला भाग जीभ का जो होता है वो स्वतंत्र होता है। उसी आगे वाले भाग पर स्वाद कलिकाएं भी पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वाद कलिकाओं की। तो स्वाद कलिकाएं ये मैंने जीभ बना रखी है। जीभ का जो अग्र वाला भाग होता है जो फ्री होता है, इसके ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती है वो मीठे स्वाद का ज्ञान कराती हैं। पश्च वाला भाग जो होता है वो कड़वे स्वाद का ज्ञान, वहां पर जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो कड़वे स्वाद के लिए उत्तरदायी होती हैं। और पार्श्व में जो साइड में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है वो खट्टे और नमकीन स्वाद के लिए उत्तरदायी होती है। ये तो काम हो गया जीभ का कि स्वाद कलिकाओं कारण स्वाद का ज्ञान कराना। इसके अलावा जीभ के और भी महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है, तो बोलने में सहायक है ही जीभ पहला। इसके अलावा मुख गुहा में जब भोजन इस दाढ़ से दूसरे दाढ़ मुख गुहा में भोजन को घुमाना है तब भी यही उत्तरदायी है। भोजन को निगलने में भी यह सहायक है, और साथ में भोजन चबाते चबाते कहीं वापस बाहर नहीं निकल जाए उसके लिए भी जीभ उत्तरदायी है। इस प्रकार जीभ के यह महत्वपूर्ण काम है। साथ में जीभ ही है जो भोजन और लार को अच्छे से मिलाने का काम करती है ताकि भोजन आराम से पाचन क्रिया में सहायक हो सके। तो मित्रों, आपको यह मुख गुहा में उपस्थित इन अंगों के बारे में जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम नेक्स्ट मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत में किस प्रकार भोजन का पाचन होता है और अंदर क्या व्यवस्था होती है इसके बारे में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।